ये पेन ड्राइव पड़ी है, किस लिए पड़ी है? पेन ड्राइव क्यों पड़ी है? क्यों? अच्छा, ओके। अब कुछ करना है इसका और सेव करनी है? प्रणाम सर, फर्स्ट टाइम सर आज लाइव। चलो भगवान आपकी रक्षा करें। सो आगे बढ़े स्टूडेंट्स। राम राम, नमस्ते, प्रणाम, खुश रहो, जय श्री कृष्णा, जो जो कहा है वैसा वैसा। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज हम जिस नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्याएं। और जिन बच्चों ने टेस्ट के बारे में कुछ भी पूछना है वो पहले वाली क्लास में पूछ ले करें। एक बच्चा मारवाड़ की धरती से राम राम। सर आपका परिचय। मेरा परिचय? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही उनको रिप्लाई करो कैसे है। ओके, तो देखिए आज हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं वो है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी परिभाषा देख लें सबसे पहले। Z बराबर x प्लस आयोटा y रूप की संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, इंग्लिश वाले लिखें, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, अ नंबर of the form सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। z बराबर x प्लस आयोटा y रूप की जो संख्या होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? वो सम्मिश्र संख्या होती है। और यहां पर जो x और y होते हैं ये दोनों वास्तविक संख्या होती है। वेयर, जहां x कॉमा y दोनों वास्तविक संख्याएं होती है। वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू r, जहां x कॉमा y दोनों क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। स्टूडेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या को जब मैं निरूपित करता हूं यानी जब मैं इस समतल पर दर्शाता हूं तो इसे क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y से दर्शाया जाता है। तो लिखें x प्लस आयोटा y को x प्लस आयोटा y इज डिनोटेड बाय या इज रिप्रेजेंटेड एज को क्रमित युग्म दिस द्वारा दर्शाया जाता है। मेरा मतलब क्या है इंग्लिश में? x plus iota y can be represented as
x plus iota y can be represented as ordered pair x comma y, can be represented as ordered pair x comma y। तो सुन लीजिए मेरा मतलब क्या है, z बराबर x प्लस आयोटा y जो रूप की संख्या होती है उसे समिश्र संख्या कहते हैं स्टूडेंट्स। और जहां पर x और y ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होती है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर होती है। और इसे जब हम दर्शाते हैं इस प्लेन पर, इस समतल पर, तो इसे क्रमित युग्म x कॉमा y से दर्शाया जाता है। जैसे हम वास्तविक संख्या को यानी रियल नंबर को जिस लाइन पर प्लॉट करते हैं, इस लाइन को रियल लाइन या वास्तविक रेखा कहते हैं, उसी प्रकार जिस प्लेन पर, जिस तल पर हम समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समिश्र तल। लिख लीजिए स्टूडेंट, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, समिश्र तल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम आर्गंड तल भी है। एक मिनट, या आर्गंड तल, आर्गंड तल। देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन को हिंदी में क्या लिखते हैं, समिश्र तल। आर्गंड तल इस प्रकार लिखा जाता है। इसका और नाम है गॉसियन प्लेन, गॉसीय तल, और एक और नाम है इसका कार्तीय तल, कार्तीय तल। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो z बराबर x प्लस आयोटा y रूप की संख्या है जिसे हम समिश्र संख्या कहते हैं, इसमें x और y दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और इसे हम क्रमित युग्म x कॉमा y से दर्शाते हैं। और जिस प्लेन पर, जिस तल पर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं उस तल को हम क्या कहते हैं, समिश्र तल कहते हैं, या आर्गंड तल कहते हैं, या कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी समिश्र तल, किसी भी समिश्र संख्या को इस तल पर दर्शाने का यह तरीका होता है। ओके, जैसे कि नोट कर लिए, अगले पेज पे चलूं। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे देखें एक बात, अगर ये बात समझ गए हो मेरी तो सुनिए। क्या पाई कॉमा ई स्क्वेयर कॉमा ln -2, इनमें से कौन सी समिश्र संख्या है, ठीक है, इनमें से कौन सी समिश्र संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या समिश्र संख्या है। बिल्कुल सही कहा। मैंने क्या बोला था आपको, किसी भी समिश्र संख्या को जब हम z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में लिखते हैं, यहां पर x और y दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, ये किसका सबसेट होना चाहिए, r क्रॉस r का। यानी पहले वाला भी रियल नंबर होना चाहिए और दूसरे वाला भी रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर मैं उसे क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y के रूप में लिखता हूं, जबकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव के लिए परिभाषित नहीं होती जब तक मैं r में बात करूं। यानी अगर मैं इसकी बात भी कर दूं ऐसा 2,3 आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y को अगर मैं क्रमित युग्म x कॉमा
z बराबर x प्लस आयोटा y की बात करता हूं तो उसमें x और y दोनों के दोनों रियल नंबर होने चाहिए, ये दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और पाई और ई दोनों के दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं होती है। अब मैं जो इतनी देर से आयोटा आयोटा बोला जा रहा हूं, ये आयोटा क्या है? देखिए, आयोटा ना ही जीरो से बड़ा है, ना ही जीरो से छोटा है, और ना ही जीरो के बराबर है। स्टूडेंट देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बेसिकली नेचुरल नंबर जो होता है ये पूर्णांकों का उपसमुच्चय यानी सबसेट होता है। जो इंटीजर हैं ये परिमेय संख्या यानी रैशनल के सबसेट होते हैं। क्यू जो होता है ये आर का उपसमुच्चय होता है, और आर जो है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये इस प्रकार होता है। और जो रियल नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, ये तो कहते हैं कि इतना डेंस यानी इतना घना होता है कि आप कोई भी मन में नंबर बोल दीजिए 5.732643, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके संगत आपको एक बिंदु मिलेगा। आप कोई भी बिंदु बोल दीजिए, आप कोई भी बिंदु यहां पर उठा लीजिए, कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा इसके संगत, मतलब इतना डेंस होता है। तो जब हम रियल पे बात करते थे, जब तक हम रियल जानते थे तब तक हमें यह पता था अब इसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमारे सामने कोई ऐसी इक्वेशन आके खड़ी हो गई, x² + 4 = 0। और आप जानते हो रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता कि उसके स्क्वायर को जब 4 से जोड़े तो 0 आ जाए। मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें प्राप्त नहीं होता जब तक हम रियल में डील करते हैं। यानी कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर -4 के बराबर नहीं होता। तो जब हम इसे सॉल्व करने लगे तो हमने इस क्वांटिटी को, ये जो मेरे पास क्वांटिटी आई है, ये जो मेरे पास एक क्वांटिटी आई है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, आयोटा दे दिया, एक काल्पनिक संख्या दे दिया। और ये आयोटा किसके बराबर है, √(-1) के बराबर है। और अगर आयोटा √(-1) के बराबर है स्टूडेंट्स, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1। आयोटा की पावर 3 क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या हो गया, आयोटा की पावर 2 की पावर 2 यानी -1 की पावर 2 यानी 1। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 आयोटा होता है। आप देख सकते हैं, आप बड़े आराम से इसे देख सकते हैं इस बात को। पक्की बात है इसमें? हाँ प्रकाश जी, परिचय देंगे क्लास के बाद। अब आप देखिए, इसी प्रकार अगर मैं आयोटा की पावर 5 कर दूं तो क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, जो कि फिर दोबारा आयोटा बन गया, जो कि फिर रिपीट होना शुरू हो गया है आयोटा। तो आपने देखा कि अगर आयोटा की पावर 4 सर 1 होता है, तो अब आपसे कोई भी आयोटा की पावर पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है, उसे 4 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है, और जो आयोटा की पावर 4 1 है, और 1 की कोई भी पावर वापस 1 ही आ जाती है, पावर अगर पूर्णांक है तो आप एक चीज देखिए स्टूडेंट, ध्यान से आप एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर एक टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखें, आयोटा की, लिखें टिप्पणी, आयोटा की 4 क्रमागत आयोटा की 4 क्रमागत आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग, आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग सदैव 0 होता है।
आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग सदैव शून्य होता है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, आयोटा की n 4 लगातार पावर्स का जो योग होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा 0 होता है। आयोटा की कोई भी लगातार 4 पावर्स हो, उनका योग यहां n कोई भी पूर्णांक ले लीजिए जो आपका मन कर रहा है। ये देखिए, यहां पर अगर मैं आयोटा की पावर n कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आयोटा, आयोटा की n तो कॉमन आ गया है, आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 3। इसको तो मैं टच भी ना करूं तो भी आप देख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर क्या हुआ -1 और आयोटा क्यूब क्या हुआ आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा। और आप देखें ये कट गए और ये कट गए और आपका आंसर 0 आ गया है। आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि आयोटा की जो 4 लगातार पावर्स है ना, उनका जो योग होगा वो हमेशा 0 होगा। क्यों? आप हमेशा छोटी पावर कॉमन लेंगे और इसी प्रकार इस टाइप की आपके पास 4 टर्म आ जाएगी। और जब जब आप इसका योग निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर हमेशा 0 यानी 0 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ना हो तो बता दीजिएगा। जैसे देखिए, देखिए एक क्वेश्चन पे देखता हूं मैं, अगर आप समझ गए हैं, समेशन आयोटा की पावर 4r प्लस 7 r बराबर 0 से लेकर कुछ भी है, चलो 4 r बराबर 0 से 4। अब मैं कह रहा हूं कि इसका समेशन यानी इसका योग निकालिए। r 0 से 4 तक जा रहा है, इसका योग निकालना है तो r को पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4 और बीच में प्लस 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 लगाते जाना है। एक तरीका तो यह है, अगर मैं पहले मेथड की तरफ जाऊं, सर आयोटा की पावर 4 तो हमेशा 1 है, बिल्कुल 1 है, और 1 की पावर r करो और r जहां पर 0 से 4 है पूर्णांक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ये तो 1 का 1 बन रहा है और 7 में भी आयोटा की पावर 4 तो आ ही रहा है, क्योंकि 7 भी तो ये होता है। सर ये तो 1 ही बच गया वापस घूम के, यानी मैं कहना अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। आयोटा की 3, आयोटा की 3 मतलब माइनस आयोटा, अगर मैं ऐसा लिख दूं क्या किसी को कोई समस्या है? मैंने ऐसा किया कि सर आयोटा की पावर जो 4 है, आयोटा की पावर 7, आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है। इफ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड। अगर घात सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 की पावर r1, 1 बच गया आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा ही तो होता है। अब r को 0 पुट करो, सर है ही नहीं, 0 पुट करने पर ये 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, तो आपका आंसर मेथड नंबर 1। अगर मैं मेथड नंबर 2 करूं, सर r को 0 पुट करो, ठीक है, प्लस r को सर 1 पुट कीजिए, सर r को 2 पुट कीजिए, सर r को 3 पुट कीजिए, सर r को 4 पुट कीजिए। जी सर, आयोटा की पावर 7 बाहर निकाल लें, बिल्कुल, बच गया आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 तो सर 1 होता है,
आयोटा की पावर 7 कॉमन निकालो सर, आयोटा की पावर 8, और आयोटा की पावर 8 का मतलब आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। सर फिर 1, 7 कॉमन निकालो तो 12, 7 कॉमन निकालो सर 16, तो ये तो 5 ही आ गया। और आयोटा की पावर 7 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 तो 1 गुना आयोटा क्यूब। सर एज एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा। एक बच्चा कह रहा है सर मेथड 1 बताना। भाई मेथड 1 में तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। मेथड 1 में केवल मैंने क्या किया कि पहले ही इसको सॉल्व कर दिया, आर अप्लाई करने से पहले, आर पुट करने से पहले ही मैंने इसको सोचा थोड़ा सा इकट्ठा कर लूं, थोड़ा सा छोटा कर लूं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 को मैं जानता हूं कि आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया, मैंने इस प्रकार से तोड़ के लिख दिया। ये तो बन गया ऐसा, ये तो 1 था। और आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा, तो माइनस आयोटा आ गया। अब जब माइनस आयोटा आ गया तो माइनस आयोटा को मैं ऐसे लिख दिया। चलो कुछ भी लिख दो, छोड़ो। जब इसमें आर है ही नहीं तो 0 पुट करने में भी माइनस आयोटा, 1 पुट करने पर भी माइनस आयोटा, 2 पुट करने पर भी माइनस आयोटा, तो ऐसे 0 से 4 तक 5 बार ये आएगा, तो -5 आयोटा। ये काम मैंने यहां किया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ऐसा आयोटा की पावर आर, और आर कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 4r + 7 तक जा रहा है। जी r 0 पुट करो, आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, r 0 से लेके यहां तक, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ऐसे करते जाओगे आप, ऐसे करते करते ये यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। r 0 से लेकर 4r + 7 तक चल रहा है, भाग रहा है, रन कर रहा है। r 0 से लेकर 4r + 7 तक है। आई थिंक कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब आप देखिए सर 0 से लेकर 4r + 7 तक आप देख लीजिए कितने पद हैं, क्योंकि r 0 से लेकर जब समेशन है तो प्रत्येक टर्म चलती जा रही है, क्योंकि r आयोटा की पावर है, जब आप एक एक बढ़ाते जा रहे हो तो लगातार पावर्स है, और हर लगातार 4 पावर का योग 0 होता है। तो सर 0 से लेके 4r + 7 तक कितने पद हो गए, 4r + 8 पद, इतनी टर्म्स हो गई। और ये कितनी टर्म्स होती है, 4 गुना r + 2। अरे 4r + 8 तो खुद 4 से भाग होता है ना। r को 0 पुट करो तो कह रहे 8 टर्म, r को 1 पुट करो तो मतलब 12 टर्म, मतलब ये जो भी टर्म है वो 4 के बंडल में है। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, जब आप इसको जोड़ोगे तो इसका योग 0, दूसरा बंडल इसका योग 0, और ऐसे करते करते लास्ट वाली 4 टर्म इन सब कट, और ऐसे कितने बंडल बनेंगे, 4 गुना r + 2, ये r + 2 बंडल बन जाएंगे।
और हर बंडल का योग 0 होगा। जब सारे 0 होंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सभी का आंसर 0 + 0 + एंड सो ऑन 0। ध्यान से देखिए पद कितने थे, और आयोटा की पावर लगातार ही बढ़ती जा रही थी, और लगातार 4 पदों का जो योग होता है वो तो स्टूडेंट 0 ही होता है ना। मैंने अभी तो बोला था। सर r+2 कैसे हुआ? मैंने कहा ये 4 के ग्रुप बना दिए, ये पहला ग्रुप 4 का, ये अगला ग्रुप 4 का। मैंने कहा ऐसे कितने ग्रुप बन रहे हैं? 4 गुना r+2 नहीं है क्या? ये 4 कॉमन लो तो 4 के कितने ग्रुप बन रहे हैं? अरे ये 8 होता, 8 को कैसे लिखते? 4 गुना 2। अगर ये भी 4 टर्म होती, ये भी 4 टर्म होती, टोटल 8 टर्म का मतलब 4 गुना 2, तो 4 के 2 बंडल बन गए। ऐसे 4 के कितने बंडल बन गए? r+2 बंडल बन गए। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने टोटल पद है ना वो 4 के गुना में ही है, और अगर टोटल पदों की संख्या 4 के गुना में ही है तो 4 4 4 4 के ऐसे ब्लॉक बनते जाएंगे, और लगातार 4 पदों का योग हर बार 0 0 0 आता जाएगा। इसीलिए आंसर 0 आया है। मेरे कहने का क्या तात्पर्य? इन केस यहां पर आपका r बराबर, मान लो कि यहां ऐसा हो जाता 1 से लेके 4r+7 तक, अब क्या होता? पुट वही करते, बट अब पदों की संख्या कितनी है? 1 से लेकर, देखो तो टोटल पद हैं 4r+1 से लेकर 1 2 4r+7, तो ये तो 4 से भाग हो नहीं रहे, तो 4 से भाग नहीं हो रहा है। तो भाई कई ऐसे करते हैं, सर 4 से भाग हो रहा है कि नहीं? भाई 4 से भाग करके देख लो। सर 3 पद बचेंगे, तो ऐसे 4 4 के बंडल बनते जाएंगे। आखिरी में भाई पहले बंडल का योग 0, ये इसमें फिर 4 पद, ऐसे करते जाएंगे 4 4 पद, और आखिरी में 3 पद कौन से बच जाएंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला। बाकी सबका योग 0 0 आता रहेगा, क्योंकि 4 4 के बंडल बन रहे हैं। भाई यहां भी अगर 4 टर्म बच जाती तो इसका योग भी 0 हो जाता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहां से आयोटा की पावर 4r तो बाहर आ जाएगा सब में। ये आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 6 है, तो आयोटा की पावर 5 बाहर, 1 रह गया, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, ये तो 1 है ही। आयोटा की पावर 5 क्या होता है? आयोटा की पावर 4 1 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1। 1 मिनट में रुक रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। परिचय प्रकाश को क्लास के बाद दूंगा। सर ये पेन यूज मत लो। कौन सा? हरे वाला? क्लास 9:30 तक होगी। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने और कहा सही। तो ऐसे जो अच्छे आइडियाज हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर मैं, एक बच्चे ने कहा सर अगर मैं यहां पर
आयोटा की पावर 4r प्लस 8 जोड़ दूं और वही घटा दूं, तब तो आयोटा की पावर 4r प्लस 8 करने पर तो वो 4 के बंडल बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बच्चे ने सही कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर मैं ये जो मेरे पास लिखा है ये था, अरे आप देखिए ना 1 से लेकर 4r प्लस 7, अरे 4r प्लस 7 का मतलब है यहां पर कितने हैं, 4 के बंडल। भाई जो भी आपके पास 4 से भाग होने वाली, जब 1 से स्टार्ट है तो अब 4 से कौन कितनी टर्म होगी, अगर आयोटा की पावर 1 2 3 4 4 टर्म ही तो 4 से भाग होगी। तो एक बार अगर मैं इसको जोड़ दूं और इसको घटा दूं तो अब यहां पर 4 4 4 से ये सारा 0 हो जाएगा और आपका बच क्या जाएगा, सिर्फ ये। तो माइनस तो है ही, आयोटा की पावर ये क्या बन जाएगा 4r प्लस 2, और आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर r प्लस 2। ऐसा देख सकते हो। जो लेट के पड़ेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बैठ लो। सर रिपीट रिपीट। तुम्हें आयोटा की पावर 4 नहीं करना आता क्या? भाई कॉम्प्लेक्स तो मैंने स्टार्ट करने में तो आयोटा की परिभाषा बता रहा हूं। तो मुझे ये मत बताओ कि मजबूर मत करो ये समझने में कि मैं मुझे कितना पढ़ाना है। मैं समझ जाऊंगा कि मुझे कितना पढ़ाना है। सर आर ऑड है कि इवन, इसमें ऑड और इवन का कोई यूज ही नहीं हो रहा। ये माइनस तो बाहर पड़ा है ना, माइनस टाइम जो, क्योंकि आयोटा की पावर 4r प्लस 8 जोड़ा है और वही माइनस आयोटा की पावर 4r प्लस 8 किया है, तो माइनस तो ये बाहर पड़ा हुआ है ऐसा। अब आयोटा की पावर 4 रेज टू पावर r प्लस 2, इसीलिए ये -1 की पावर r प्लस 2 हो गया, इसीलिए -1 आया है। पहले बच्चे के क्वेश्चन का ये आंसर। अब एक बच्चे ने कहा कि 4r प्लस 7 1 कैसे आया? मैंने कभी नहीं कहा कि ये 1 आया है। कब कहा मैंने कि आयोटा की पावर 4r प्लस 7 1 आया है? दूसरी बात, ये टर्म 4 से भाग नहीं हो रही, क्यों? 4 से भाग करके देखा तो 3 टर्म बच रही है, 3 टर्म बच रही है, तो 4 4 के बंडल बनाओगे, देखो 4 गुना r प्लस 1, तो r प्लस 1 ऐसे 4 4 के ब्लॉक बन जाएंगे। अरे यहां पर अगर यहां पर 43 होता तो आप ऐसा करते, 4 10 से 40 बच गया 3, तो इसका मतलब 4 4 के 10 बंडल बनते और प्रत्येक 4 की लगातार पावर चाहे 10 हो चाहे 50 बंडल हो, हर बंडल का योग तो 0 0 आना है ना। यहां पर 4 पद 0 0, यानी आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, अगले 4 पदों का योग 0, अगले 4 पदों का योग 0, ऐसे 4 4 पद कितनी बार करता गया? 10 बार। 43 टर्म थी, पहले 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, ऐसे 10 बार 4 4 करूंगा तो 40 पद तो हो गए, बच गए 3 पद। वो 3 पद मैंने अलग से लिखे। अब मेरी सारी कहानी इन 3 को हल करना था, तो आयोटा की पावर 4r गुना आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 4r गुना आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4r गुना आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 4r कॉमन लिया, बच गया आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 5 कॉमन लिया।
सर एक बार ये बता दो 4r + 8 कैसे हुआ स्टार्ट में? कहां हुआ 4r + 8? ये 0 से लेकर 4r + 7 तक कितने पद होंगे? 4r + 8 ही तो पद होंगे भाई। 0 से लेकर 9 तक कितने पद होते हैं? 10 पद। तो 0 से लेकर 4r + 7 तक कितने पद होंगे? 4r + 8। और कुछ? हाँ भगवानों, और कुछ? आगे बढ़ूं? ओके सर, आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। लीजिए आगे बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वैसे जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या, वो जब करेंगे तब देखेंगे वो क्या होती है। इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट है ये। सर आयोटा की पावर 0 का मान क्या होता है? किसी की पावर भी 0 1 होता है। इन्फिनिटी की पावर 0 मत कर देना बस। ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है ये क्रमित। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो रियल और कॉम्प्लेक्स को अलग करता है। 12वीं की परिभाषा कहूं तो मैं कहूंगा ये है रियल, सेट ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्या निकाय जो होता है वो ये है। मगर अगर असली डेफिनेशन बोलूं तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र। बट अभी मैं पूर्ण पे नहीं जा रहा हूं, क्षेत्र पे नहीं जा रहा हूं, मेरा अभी सारा लेना देना इस क्रमित से है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स को यानी सम्मिश्र संख्याओं को और वास्तविक संख्याओं को जो अलग करता है वो ये है क्रमित। क्रमित का मतलब है कोई भी दो वास्तविक संख्याएं यानी 2 रियल नंबर आप उठाते हो तो उसमें ये जरूर होगा या तो पहला रियल नंबर बड़ा या दूसरा रियल नंबर बड़ा या दोनों रियल नंबर बराबर। इन तीनों में से एक बात सत्य है। मन में कोई भी 2 रियल नंबर उठा लो, कोई भी 2 रियल नंबर जो आपके मन में है। अब उसमें से या तो पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा या दूसरा रियल नंबर पहले से बड़ा होगा या दोनों के दोनों रियल नंबर आपस में बराबर होंगे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ये सिचुएशन नहीं होती है। जो मेजर डिफरेंस है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में वो यही है कि Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 जैसी चीज यानी असमीका अमान्य है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो लिखें नोट लिखें Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2। Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 जैसी असमीका, लिखें Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 जैसी असमीका सम्मिश्र संख्याओं में अमान्य है। जैसी असमीका सम्मिश्र संख्याओं में अमान्य है। जैसी सम्मिश्र संख्या अमान्य है। स्टूडेंट, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना दूसरे से बड़ा हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना दूसरे से छोटा हो सकता है, केवल और केवल ये बराबर हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, ना ही कोई पहले से बड़ा ना ही दूसरा बड़ा,
कि ऐसा अगर आपको बोल दें कि 3 + 4 आयोटा और यहां ले लें 200 + 500 आयोटा और आपको बोलें ये बड़ा है, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। इस प्रकार की असमीका अमान्य है कॉम्प्लेक्स में। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में ऐसी असमीकाएं, ऐसा जो इनइक्वालिटी है वो इनवैलिड है, यानी अमान्य है। स्टूडेंट देखिए ये सिर्फ बराबर हो सकता है। अच्छा जो मैंने लिखा था ना z = x + आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे मैंने ये लिखा था, इसमें ये जो x है इसे हम कहते हैं z का वास्तविक भाग, यानी रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। और y को क्या कहते हैं? z का काल्पनिक भाग, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं और दूसरे को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं, यानी एक को वास्तविक भाग कहा जाता है और दूसरे को काल्पनिक भाग कहा जाता है। अब मैं क्या कह रहा था, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना पहला बड़ा होगा ना दूसरा, केवल और केवल बराबर हो सकते हैं, यानी z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकते हैं या होंगे यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, कब? z1 का जो वास्तविक भाग है वो z2 के वास्तविक भाग के बराबर हो जाए, साथ साथ तथा ये भी होना चाहिए z1 का काल्पनिक भाग और z2 का काल्पनिक भाग भी बराबर हो जाए। जब ये दोनों बातें सत्य होगी तभी हम कहेंगे z1 और z2 बराबर हैं। किसी एक के बराबर होने से बात नहीं बनेगी, ऐसा थोड़ी ना है। ये रहा 1,2, 1,2 का मतलब 1 ऐसे और 2 ऐसे। अब 1,3 तो ये ऐसे हो जाएगा। कोई एक चीज बराबर होने से दोनों बराबर कहां हुए? एक तो समिश्र संख्या ये रही और दूसरी समिश्र संख्या ये रही, दोनों बराबर कहां है? और ऐसा भी नहीं है कि इनको उल्टा कर दूं तो बराबर है। 2 यूनिट अलोंग, 2,1 का मतलब 2 इकाई चल रहा है x अक्ष के अनुदिश, 1 इकाई चल रहा है y अक्ष के अनुदिश, तो ये बन जाएगा 2,1। तो 1,2 और 2,1 भी बराबर नहीं होते। केवल और केवल दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे? अगर दोनों के काल्पनिक भाग और दोनों के वास्तविक भाग आपस में बराबर हों, तभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर कहते हैं। समझ गए? इससे आसान तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। हब क्या हुआ? HB, जी सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ूं मैं? बढ़ूं आगे? यस, ओके, लीजिए अगला। तो मैंने क्या बोला है? ना ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दूसरे से एक से बड़ा होता है, ना ही छोटा। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, x तथा y का मान ज्ञात करें फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y if जी, मैंने क्या बोला? सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, यानी अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो बताइए x और y का मान क्या है। और आप जानते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने बराबर लिख दिया है तो ये दोनों बराबर कब होंगे? अगर दोनों का काल्पनिक भाग बराबर हो तथा दोनों का वास्तविक, यानी दोनों की तुलना करनी है। तुलना करने पर
तुलना करने पर क्या है, देखिए रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग तो वास्तविक के बराबर, और काल्पनिक यानी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। अब इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो ग्राम सेवक का पेपर आया हुआ है, उसकी तैयारी में लग जाओ। y से y कट गया, 2x बराबर 8, x बराबर 4, y बराबर 1, दैट्स इट। और यही मुझे सेकंड करना है, ट्राई करो, सेकंड ट्राई करो। सेकंड देखें। अच्छा, रियल पार्ट, पहले रियल को अलग करना पड़ेगा बिना आयोटा वाले। स्टूडेंट, x को मैंने क्या बोला है, काल्पनिक भाग, और y को क्या बोलता हूं, इमेजिनरी, यानी सॉरी x को क्या कहते हैं, अगर z बराबर x प्लस आयोटा y है, ये मेरा वास्तविक भाग है और ये मेरा काल्पनिक भाग है। यानी x है मेरा वास्तविक भाग और y काल्पनिक भाग है। आयोटा y मत बोलना, जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ है मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग यानी रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट एक रियल नंबर्स होते हैं। x और y रियल नंबर्स हैं, जो आयोटा के साथ है वो है काल्पनिक यानी इमेजिनरी पार्ट। तो x और 2x 3x, पहले रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के तुलना कर दी, एक साथ कर दिया। अब तुलना करने पर 3x बराबर 3, आयोटा वालों की तुलना कर दी जाए तो x बराबर 1 और y बराबर 1। चलो अच्छी बात है, मतलब आपको यह समझ आ गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, बट बराबर इस स्थिति में होते हैं। ऐसा नहीं कि रियल पार्ट को बराबर कर दिया या काल्पनिक भाग को बराबर, दोनों बराबर होने चाहिए। कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता है, केवल हो सकते हैं तो केवल और केवल क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का संयुग्मी, समिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट लिखें, समिश्र संख्या, लिखें समिश्र संख्या हिंदी वाले लिख रहे हैं ना साथ में, समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y। वैसे आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश वालों को ऐसा ऑप्शन भी दे सकता हूं कि कोई एक बैच अलग से ऑफलाइन चलाएंगे इंग्लिश का, तो उसमें लाइव आना चाहो तो उसमें लाइव आ जाना, उसमें मैं फिर पूरी इंग्लिश ही बोलूंगा। समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का संयुग्मी को z बार द्वारा दर्शाया जाता है। समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के संयुग्मी को z बार द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसे z बार बराबर x माइनस आयोटा y से दर्शाया जाता है।
तथा इसे z बार बराबर x माइनस आयोटा y से दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट क्या है, समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के संयुग्मी को z बार द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसे z बार बराबर x माइनस आयोटा y से परिभाषित किया जाता है। अच्छा, परिभाषित किया जाता है तथा इसे z बार बराबर x माइनस आयोटा y से परिभाषित किया जाता है। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है स्टूडेंट्स, z का मतलब x कॉमा y, तो x कॉमा माइनस y का मतलब क्या, x तो ये है, ये अगर y है तो ये इतना ही नीचे माइनस y। तो z बार और कुछ नहीं होता, केवल समिश्र संख्या का वास्तविक अक्ष यानी रियल एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब यानी इमेज होता है। अर्थात लिखें हिंदी वाले, अर्थात z बार समिश्र संख्या z का, अर्थात z बार समिश्र संख्या z का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब होता है। अर्थात z बार समिश्र संख्या z का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, कोई भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं उसका बार लिख दूं यानी उसका संयुग्मी लिख दूं, तो मैं और कुछ नहीं कर रहा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ले रहा हूं और कुछ नहीं। और अगर मैं इसी बात की वाटर इमेज, एक बच्चा कह रहा है वाटर इमेज, अच्छा ओके, सो प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म देखिए, इसी से हम देख सकते हैं z बार का जो बार होगा वो z के बराबर होता है। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी लो तो इधर आ गया और जब दोबारा बार लो तो वापिस ये, ओके। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब और फिर दोबारा प्रतिबिंब लोगे तो दोबारा आपको z ही मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, स्क्रीन साफ दिख रही है? एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? बस बस ठीक है। वो इतना दिन भर इंटरनेट यूज करोगे तो शाम को कैसे दिखेगी स्क्रीन। अगला देखें, एक ये प्रॉपर्टीज होती है, ये अलग अलग हो जाता है और इस प्रॉपर्टी में चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं बढ़ूं तो सपोज कीजिए मैं इस पे बढ़ रहा हूं, अगर z1 को मैं x1 प्लस आयोटा y1 बोल दूं और z2 को मैं x2 प्लस आयोटा y2 बोल दूं और मैं अब इसके संयुग्मी की बात करूं, तो आप देखिए सबसे पहले इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इसको मानक रूप क्या है इसका, x प्लस आयोटा y का रूप। जब तक x प्लस आयोटा y का रूप नहीं है तब तक ये संयुग्मी अप्लाई नहीं करना है। अब ये बन गया है x प्लस आयोटा y का रूप, तो इस संयुग्मी से क्या हो जाएगा, इस कॉन्जुगेट से क्या हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा बन जाएगा। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये क्या है, अगर z1 का मतलब x1 प्लस आयोटा y1 है तो इसका बार ही तो होगा ये। z2 का मतलब अगर x2 प्लस आयोटा y2 है तो इसका बार ही तो होगा ये। तो मैं वही कह रहा हूं कि अलग अलग बार हो जाता है, वही सेम टाइप की प्रॉपर्टी है। और यही एक प्रॉपर्टी और
ये मल्टीप्लाई में भी ऐसा काम होता है। घर पे सेम तरीके से ट्राई करना चाहो तो आप करके देख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। तो कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी का मतलब क्या है? एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। ऐसा होता है। इसी प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, इन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, तो चाहे आप ऐसा कर दो, चाहे आप ये कर दो, इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए। कैसे? z बार की पावर n या zn, राइट साइड करूं तो z की पावर n, z की पावर n का मतलब n बार और इसका बार। अब ये z बार की प्रॉपर्टी होती है, z1 z2 का बार अलग अलग हो जाता है। ये तो ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज हैं। अब z बार z बार z बार कितनी बार हो गया? n बार हो गया। तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, आप देख पा रहे होंगे जी। हाँ रितु जी, नींद आ रही है क्या? बैठ के पढ़ लो भाई, क्या कोई नॉवल सुन रहे हो क्या? अच्छा बैठे ही हुए हो क्या? तो आगे बढ़ूं मैं। सो देखिए अगली परिभाषा, ज्यादा धीमे स्पीड है सर। सही का, वेरी गुड। अगली डेफिनेशन देखें, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बाद में तेजी होगी जब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे। अच्छा पहले तो ये बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, मैं वही पहले करा दूंगा, आप बता दो। अब मुझे क्या पता, मैं सोच रहा था यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उसकी लिस्ट बता दो, हम वो पहले करा देंगे। मापांक यानी मॉडुलस, बस ये मत बोलना इसके लिए पिछले वाली चीज यूज हो रही है। मापांक यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोबारा वही लिखें, मापांक यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखें सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के मापांक को सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के मापांक को मॉड z द्वारा निरूपित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के मापांक को मॉड z द्वारा निरूपित किया जाता है तथा निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है, तथा निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है, तथा निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। ये तो इन बच्चों की किस्मत अच्छी है कि आप ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में कोई ये बच्चा बोल देना मुझे कि सर ये आसान वाला टॉपिक है, फिर तो मैं उससे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी निकल गई।
समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के मापांक को मॉड z द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसे निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। कैसे? ऐसा, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर। कई बार कुछ क्लास में चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है। यानी बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए सुनिए, मॉड जेड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं मॉड जेड को ऐसा लिख पा रहा हूं? यानी मॉड जेड का मतलब क्या है, जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी जीरो से जो दूरी है दैट इज डिनोटेड बाय मॉड जेड, उसे मॉड जेड से निरूपित किया जाता है। मॉड जेड का मतलब है जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी जीरो से जो दूरी है उसे मॉड जेड द्वारा लिखा जाता है। यानी अगर मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इसकी जो जीरो से दूरी है उसे हम मॉड जेड लिखते हैं। यानी मॉड जेड और कुछ नहीं है, यहां पर वेक्टर ओपी की लंबाई है। और अब दो इन वेक्टर्स की लंबाई निकालने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब मॉड जेड दूरी होती है, यानी मॉड जेड एक रियल नंबर आ गया। क्या ये बात से मेरे एग्री कर रहे हो कि मॉड जेड एक रियल नंबर है? अरे मॉड जेड तो दूरी होगी ना। कभी ऐसा बोलता हूं मैं आज 2 आयोटा चला, भाई मैं आज 2 किलोमीटर चला, मैं आज 5 किलोमीटर चला, ऐसा ही होता है। तो मॉड जेड जो है वो क्या है, जेड जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जीरो से जो दूरी है वो मॉड जेड है। यानी जेड की अच्छा ज्योमेट्रिक मीनिंग लिख देते हैं, अर्थात जेड की मूल बिंदु से दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन इज डिनोटेड बाय मॉड जेड। जेड की मूल बिंदु से दूरी कॉमा मॉड जेड होती है। डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन इज डिनोटेड बाय मॉड जेड। समझ आ गया मॉड जेड का मतलब? हाँ विद्यार्थियों, मॉड जेड एक वास्तविक संख्या है, तुम्हें कोई अब शक नहीं है। और अगर मॉड जेड वास्तविक संख्या है तभी आपने देखा होगा स्टूडेंट रियल में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अभी आपने लिमिट नहीं पढ़ा होगा, बट पढ़ लेते तो आपको ऐसा जरूर दिखता। बट ये चीज बकवास है। x टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? x टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब x एक ऐसी वास्तविक संख्या है, यहां मैं वास्तविक की बात कर रहा हूं, x एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या से बड़ी होती जा रही है। और वास्तविक संख्याओं में बड़ा और छोटा तो चलता है। x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी का मतलब x एक ऐसा रियल नंबर है जो माइनस इंफिनिटी को बढ़ रहा है, मतलब x एक ऐसा रियल नंबर है जो हर रियल नंबर से छोटा होता जा रहा है। अगर आपने ऐसा कह दिया z टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्रत्येक इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी बहुत लार्ज होता जा रहा है, यानी प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा होता जा रहा है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा और छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, अगर ये बात ये इनवैलिड है, हाँ ये कह सकते हो आप। मतलब अब कॉम्प्लेक्स में ये नहीं कह सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल और केवल ऐसा होगा।
अगर मैं कहूं मॉड z टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर के लिए भी सही है, यानी z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जीरो से बहुत दूर जा रहा है, वो कहीं भी जा सकता है। रियल में तो आप कहते रहे यहां इन्फिनिटी को जा रहा है, यहां माइनस, इधर तो किसी भी दिशा में चला जा। इसका मतलब है z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी जीरो से दूरी अनंत की तरफ जा रही है। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जीरो से दूर होता जा रहा है, किसी भी दिशा में हो। क्या होगा? मॉड z टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो भावनाओं को? ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में कुछ तो डिफरेंस है ही। वही तो कहा था, यही तो मेजर डिफरेंस है। वो क्रमित होता है, ऑर्डर्ड होता है, वो ये नहीं होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल नंबर में ये फर्क होता है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा होगा, एक बार नेक्स्ट पेज करूं, एक बार अगला पेज कर दिया जाए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीजें आप आने वाले समय में पढ़ो, बट मैं बता रहा हूं कि इसमें अंतर जो है, तभी मैं आपको बीएससी याद करा लेता हूं। बीएससी तो मैं मान के चलता हूं सबने पढ़ा है। किसी ने ये चीज हो सकता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में एक बुक होगी अपने पास। मैं थर्ड ईयर इसलिए क्योंकि मैं जयपुर में बैठा हूं, तो जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड ईयर में एक बुक चलती है सम्मिश्र विश्लेषण, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सुना होगा सबने, नाम सुना है? तो उस बुक में एक चैप्टर है, यहां पर चैप्टर नंबर आई थिंक 7 या 8 है। हाँ अच्छा 8 होगा, जहां तक मुझे लग रहा है 8 होगा चैप्टर। और वो चैप्टर है जो हम वो पढ़ते थे ना, कौशी समाकलन सूत्र वाली थ्योरम्स। उस थ्योरम में एक थ्योरम आती थी, और वो थ्योरम क्या कहती थी कि विश्लेषिक फलन का मैं एक बार 2 बार हिंदी में रीड कर बोल देता हूं और 2 बार इंग्लिश में। विश्लेषिक फलन का प्रत्येक अवकलज विश्लेषिक होता है। विश्लेषिक फलन का प्रत्येक अवकलज विश्लेषिक होता है। मुझे इस थ्योरम की स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ रहा हूं। और इंग्लिश में all the derivative of analytic function is also analytic, या the derivative of analytic function is also analytic। ये थ्योरम होती थी हमारे पास बीएससी थर्ड ईयर में। अगर बीएससी थर्ड ईयर आपको याद है तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो विश्लेषिक फलन यानी एनालिटिक होता है वो अवकलनीय होता है। यानी कॉम्प्लेक्स में क्या खास बात है, जो अवकलनीय है उसका डेरिवेटिव भी अवकलनीय होगा। अवकलनीय है तो फिर डेरिवेटिव अवकलनीय, अवकलनीय है तो फिर डेरिवेटिव अवकलनीय। मतलब कॉम्प्लेक्स में बड़ी खास बात है कि एक बार जो अवकलनीय हुआ फिर वो अवकलनीय होता ही जाएगा। जबकि अवकलनीयता अभी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाले टॉपिक्स। मगर मैं आपको रियल में ऐसा एग्जाम्पल दिखा दूं, चलो ये लिखा देता हूं। ये अवकलनीय है, क्यों? आप इसको जीरो पे, ये संतत है, जीरो पे जीरो, 0 इंटू -1 और 1 के बीच में दोलायमान। जिसको लिमिट नहीं आती वो टेंशन ना ले, लिमिट करेंगे हम तब करेंगे। इसका डेरिवेटिव करता, क्योंकि संतत है डायरेक्ट कर लेता हूं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। ये x स्क्वायर से जब काटोगे तो यहां अभी भी एक x बचेगा। अभी भी ये -1 और 1 के बीच में दोलायमान, बट ये 0 बना देगा। बट जैसे ही आपने सेकंड डेरिवेटिव करने की हिम्मत दिखाई, फर्स्ट फंक्शन तो ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन भी ठीक है, मगर और मगर जैसे ही 1/x का डेरिवेटिव करोगे विद्यार्थियों, अब ये नीचे x आ जाएगा, अब आगे जो भी है। और अब ये -1 और 1 के बीच में दोलायमान, और 1/0 क्या बनेगा? इन्फिनिटी। तो -1 से 1 के बीच में जो चीज है
उसमें जब इन्फिनिटी गुना कर दोगे तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में दोलायमान हो जाएगा, तो सीमा का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो यानी सेकंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है। तो देखो रियल और कॉम्प्लेक्स में फर्क, कि रियल में कोई फंक्शन अवकलनीय है तो जरूरी नहीं कि उसका डेरिवेटिव भी अवकलनीय हो, मगर कॉम्प्लेक्स में एक बार जो अवकलनीय हुआ वो फिर अवकलनीय होता ही जाएगा। एक बार जो अवकलनीय हुआ, बट जो मेजर डिफरेंस है, सबसे खास अंतर है दोनों में, वो यही है। और वो अंतर क्या है कि एक क्रमित होता है, एक क्रमित नहीं होता। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, जो ऐसा लिखा है बुक में, बुक में तो कुछ भी लिख सकता है, बुक में ऐसा लिख दिया तो उसको माफ कर देना, ठीक है ना, बुरा मत मानना, माफ करते हुए आगे बढ़ जाना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने जैसे मापांक की परिभाषा पढ़ ली है, हमें समझ आ चुका है कि मापांक क्या होता है। मापांक का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर z की 0 से दूरी। कुछ प्रॉपर्टीज भी रखता है मापांक। मापांक के पहले कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लूं। पहला, यदि z बराबर x प्लस आयोटा y, तब पहला x को क्या कहते हैं हम? z का वास्तविक भाग। वो क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट, z क्या होता है? x प्लस आयोटा y। z बार क्या होता है? x माइनस आयोटा y। आयोटा y और माइनस आयोटा y कटा, ये बचा 2x। y क्या होता है? z का काल्पनिक भाग। z क्या होता है? x प्लस आयोटा y। ये क्या होता है? x माइनस आयोटा y। माइनस बाहर लगा हुआ है तो x से x कट गया, ये बचा 2 आयोटा y। 2 आयोटा y, 2 आयोटा y। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मॉड हटाने के काम आती है, वो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मॉड हटाने के काम आती है, आप देख सकते हो z बार क्या हो गया? x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मगर और मगर स्टूडेंट, इस आयोटा स्क्वेयर के कारण हमारी किस्मत अच्छी थी, आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, हमें पता है, तो ये प्लस बन गया। और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है मॉड जेड, तो ये क्या बन गया? मॉड जेड का स्क्वेयर बन गया है विद्यार्थियों। थोड़े समय के लिए आपको यह प्रॉपर्टी माननी पड़ेगी कि सर भी क्या याद रखेंगे, थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए मान लेता हूं, जब तक मैं कोणांक और मापांक आगे ना बता दूं, कोणांक ना बता दूं, तब तक ये मान लो कि ये सत्य प्रॉपर्टी है। फिर भी नहीं मानने का मन करे तो z1 को x1 प्लस आयोटा y1, z2 को x2 प्लस आयोटा y2 लो, गुना करके देख लो। अगर ऐसे मान के राजी हो तो ऐसे मान लो, अन्यथा थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है ना। अब वो आप पे डिपेंड है, टोटली आप पे निर्भर है कि आप मानने को तैयार हो कि नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5, रियल जेड से बड़ा होता है मॉड रियल जेड या बराबर होता है। ऑब्वियसली अगर ये -2 है, -2 तो 2 से कम या बराबर होगा ही। अगर ये 2 है तब तो ये भी 2 है। बट ये देखिए, ये है मॉड एक्स और ये क्या है?
अब आप साफ देख सकते हो वाई स्क्वेयर की सबसे, वाई क्या होता है, वाई एक रियल है, तो इसकी सबसे छोटी जो वैल्यू है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 है। तो जिस दिन ये सबसे छोटा हुआ 0, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 0 क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का रूट बनेगा मॉड एक्स। तो इसीलिए कहा गया है ये बड़ा या बराबर रहेगा। बराबर कब होगा, जब वाई स्क्वेयर 0 हो जाएगा, तब अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर क्या होता है, मॉड एक्स होता है। अगर ये 0 हो गया तो, वरना तो फिर बड़ा है ही। इस पे क्वेश्चन आजकल आता है, मतलब हमेशा से ही आता ही है। ये बताता है हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के काम आती है ये असमीका। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। वैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक देख लेता हूं, प्लस वाला देख लेता हूं। चलो स्क्वायर लेके चल रहा हूं क्योंकि मॉड हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी काम की है। z बार, और बार अभी आपने किया है कि ये अलग अलग हो जाता है। और आप देखिए z1 इंटू z1 बार, z बार क्या होता है, मॉड z स्क्वेयर, बिल्कुल सही। z गुना कर रहा हूं बस, z2 बार, अरे यही तो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, z2 बार, z बार होता है मॉड z स्क्वेयर। क्या आप ध्यान से देख पा रहे हो स्टूडेंट, ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, z1 z2 बार का बार ही है। ये और ये एक ही बात है, क्यों, z1 बार z2 डबल बार, z2 डबल बार मतलब z2 और z1 बार। इसको बस कैसे लिखा, इसके बार के रूप में, इसके बार के रूप में लिखा। और अगर मैं ऐसा लिख पाया तो ये बन गया मॉड z1 स्क्वायर, मॉड z2 स्क्वायर तो है ही, ये z बन गया, और ये क्या बन गया, इसी का बार। देखो ये चीज इसी का बार ही तो है, और z प्लस z बार क्या होता है, 2 रियल z, 2 रियल z। चलो कोई बात नहीं, टू रियल z, अब देखिए रियल z जो होता है, रियल z किसके बराबर होता है, रियल z मॉड z से कम होता है। रियल z इज लेस देन इक्वल टू मॉड z। ये किसके बराबर है, और z1 z2 बार अलग अलग हो जाता है। किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर आपने बार कहां गायब कर दिया, तो विद्यार्थियों एक चीज सुन लीजिए,
z का मॉड माइनस z का मॉड, z बार का मॉड और माइनस z बार का मॉड बराबर होता है। z का मॉड z बार क्या होता है? बिल्कुल उतनी ही दूरी, ये अगर ये x, y है तो ये क्या हुआ? इसका प्रतिबिंब माइनस एक्स कॉमा वाई, और माइनस एक्स कॉमा वाई क्या होता है? ध्यान से, z बार होता है x माइनस आयोटा वाई, z बार में माइनस और लगा दें तो ये बना माइनस z बार। z बार क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई, z बार होता है x माइनस आयोटा। अभी आपने कोणांक नहीं किया, वरना तो मैं इसको घुमा देता 180 डिग्री, बट अभी मैं 180 डिग्री नहीं घुमा रहा हूं। z बार क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई। अरे z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो z बार क्या है? x माइनस आयोटा वाई, उसमें माइनस गुना कर दो। अरे भाई x माइनस आयोटा वाई में माइनस गुना कर दो, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, और x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ले तो क्या बनता है? बार लगा दो, बार लगाने का मतलब माइनस z हो गया। तो ये सारे तो बराबरी दूरियां हैं, फिर भी कंफ्यूजन है तो मॉड z क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस z का मतलब क्या हो गया? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। z बार क्या हो गया? x माइनस आयोटा वाई, आयोटा के साथ क्या माइनस, ये क्या हो गया? तो आप ऐसे देख सकते हो, अरे ये तो सारे बराबर ही हैं। देखो, अरे z को x प्लस आयोटा वाई माइनस गुना नहीं करना आता, बार नहीं करना आता क्या? बार और माइनस तो कर रहा हूं और फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, सारे बराबर। दिक्कत कहां आ रही है? सारे बराबर होते हैं ये, इसीलिए मैंने यहां पर इसको लिखने के बाद बार नहीं लगाया है। एक बच्चा कह रहा है कॉर्नर में नहीं दिख रहा है। कौन से कॉर्नर में नहीं दिख रहा है? किस कॉर्नर में नहीं दिख रहा है? चलो एक बार ये मैं दोबारा नोट करवाऊंगा, मैं एक बार इसको पूरा करता हूं। तो ये है, अब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है मुझे, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली ये आ गया। अरे आज तो मैंने कुछ भी नहीं कराया, प्रॉपर्टी कराई है, कॉम्प्लेक्स तो कल शुरू होगा। कॉम्प्लेक्स तो वैसे आसान ही है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे यहां पेपर में, फर्स्ट ग्रेड को भी और सेकंड ग्रेड को भी। तो ये आपका रिजल्ट था जो आपको चाहिए था, ये आपका वो रिजल्ट था जो आपको चाहिए था। ये किस काम आता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के काम आता है स्टूडेंट्स, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के काम आता है। तो एक बार मैं आपको वापस वो दिखा दूं, पिछला पेज, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर ले। अच्छा एक सेकंड, हाँ लेस देन इक्वल टू आएगा, बिल्कुल सही। हाँ
एक बच्चे की व्यथा है, मुझे तो अब सब टफ ही लगता है, 5 साल का गैप हो गया। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर मैं सब कुछ आसान लगा दूंगा आपको। अपने वो तरीका भी है। तो ठीक है, अगला देखें। अच्छा ऊपर करो, एक बच्चा कह रहा है ऊपर करो, लो ऊपर। टेस्ट की रैंक का कल सर को बोलना, जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड है, जब सर की क्लास हो तब बोला करो। किसको ऐड करेंगे सर? ऐसे रियल पार्ट को ऐड करेंगे। इसे बोलने देना, इसको बोलने की, बोलना चाहता है कोई बच्चा लग रहा है? स्पीकर नहीं है क्या यहाँ? तो स्पीकर कल से लाओ ना इधर। हैं? ठीक ठीक, चलो आज तो नहीं। अब ये शायद ऐसा होगा, ये रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ ये z है ना, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मॉड z। इसकी खुद की आवाज नहीं है इसकी? तो ठीक है, मिलते हैं कल। होपफुली समझ आया होगा। और बाकी और क्या, कोई बच्चा मुझसे स्टार्टिंग में कुछ पूछना चाह रहा था? अपना परिचय दो। हम्म